हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। नीट बहुत करीब आने वाला है। आज बच्चों हम मोशन इन अ प्लेन करने वाले हैं। मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं जेई फिजिक्स और नीट का एजुकेटर हूं। हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कैसे करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इससे हमारी कई सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हमारे को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि भैया मैं एक बार लेक्चर खोलकर बैठ गया हूँ, अब मुझे लेक्चर बंद कर देना है एंड दैट्स इट, मुझे तो सब आता है। क्योंकि पहले क्वेश्चन इजी ही होंगे, उसके बाद हार्ड हार्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि पहले हम गेम बनाना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस एक तरीके से अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब गेम बनना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि भाई अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, बैकलॉग अगर क्रिएट हो चुका है तो और बैकलॉग क्रिएट ना करें, लेक्चर पर बने रहे, पूरा लेक्चर देखकर ही आगे बढ़े। 2 घंटे अभी निकाल लो, 1 घंटा भी निकाल लो, जितनी देर का भी ये लेक्चर होने वाला है, और उसके हिसाब से प्लान करो। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर के साथ साथ तुम्हारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। बीच में छोड़कर गए तुम्हारी अपनी मर्जी है। कुछ नहीं समझ आ रहा, टेलीग्राम पर मेरे से पूछ लेना। टेलीग्राम लिंक हमेशा नीचे गिवन होता ही होता है, और कैसे भी करके तुम मुझसे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। मेरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप का नंबर, कॉलिंग का नंबर, टेलीग्राम लिंक, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है मेरे चैनल के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि कांटेक्ट में कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि सारे बच्चे ही कांटेक्ट कर लेते हैं। 100% बच्चे मेरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, डाउट सॉल्व करवा लेते हैं, और जो भी मेंटरशिप वगैरह उन्हें करवानी होती है, फ्री की मेंटरशिप मैं दे देता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो गाइड हम लोग कर ही सकते हैं। तो मैं अपने फ्री टाइम में क्या है, जो जो बच्चा है जिसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सब क्लियर आउट कर देता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ कि भाई आप लोग आए हो तो पूरा लेक्चर देख कर जाना, नहीं देख कर जाओगे तो बाद में वहां पर ये मत कहना कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन तो आने वाला था, इस जैसा सर ने कुछ करवाया था, सर करवा तो रहे थे मैंने छोड़ दिया, और बाद में मैं पॉइंट आउट करूं अपनी वीडियो के अंदर कि देखो भाई ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इस बार का क्वेश्चन है, इसे मैंने इस वीडियो में करवाया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार का क्वेश्चन है, इसे मैंने इस वीडियो में करवाया था। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो इससे अच्छा है पूरी वीडियो देख कर ही चलो। कितना भी आपको चैप्टर आता हो, पता तो तब चलेगा ना जब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप मेरे सॉल्व करने से पहले उसे सॉल्व कर देंगे। मानते नहीं मानते तो टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखूंगा, आप उसका फॉर्मूला लिखे मेरे से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैं इसके साथ लगवाऊं वो आप मेरे से पहले करने की कोशिश करिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ, आप स्किप कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहला फॉर्मूला लिखा आपको पता है, तो आप स्किप करके थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ जाए, उसका क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन भी आता है, स्किप करके आगे बढ़ जाए, लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वीडियो का, वो कम से कम आप कंप्लीट तो करें, है ना, तभी तो रिवीजन होगी। एक चैनल से दूसरे चैनल के पास जाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, पूरी मेहनत कर रही है आप लोगों को पढ़ाने में। लेकिन मेन बात यही हो जाती है कि आप क्या करते हो, भाई मैं इधर की वीडियो भी देख लूं, उधर की वीडियो भी देख लूं, सब खिचड़ी बन जाता है। हर एक एजुकेटर अपने आप में एक खुली किताब होता है, और हर कोई अपनी तरीके से पढ़ाता है, क्योंकि सबका पाथ तो अलग है लेकिन डेस्टिनेशन सबका सेम होने वाला है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखकर ही आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बेसिक वेक्टर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और बेसिक वेक्टर्स के अंदर भी हम इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। वेक्टर्स हमारे को पता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं। अब इसके अंदर यूनिट हो ना हो उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं होता। मैं यहाँ पर सीधा एडिशन ऑफ वेक्टर से शुरुआत करूंगा। क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ है, और एक हमारे पास क्या आ जाता है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है। तो अब ट्रायंगल लॉ में क्या हो जाता है, हमारे पास तीन दो वेक्टर है, मान लो दोनों के दोनों ऐसे कुछ दिख रहे हैं। ये मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर है, ये मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर है। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इन्हें ऐड कैसे करूंगा? सबसे पहली बात तो है कि एडिशन के दौरान हम हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो मैंने अपने ए वेक्टर को ले लिया, दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है। मैंने अपने बी वेक्टर को ले लिया, मैंने ए वेक्टर की टेल के साथ बी वेक्टर के हेड को जोड़ दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्लियर? तो मैंने ये जो मेरा ए वेक्टर है इसकी टेल के साथ बी वेक्टर के हेड को जोड़ दिया। अब हुआ क्या, इस कारणवश मेरे पास बी वेक्टर की टेल रिमेनिंग रह गई और ए वेक्टर का हेड रिमेनिंग रह गया। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर बना दूंगा, जिसे मैं रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर कहूंगा। तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर ये हो जाता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक और चीज मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूं, ध्यान रखिएगा।
मान लो कभी भी तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन आए कि देयर आर सिस्टम ऑफ 3 फोर्सेस, आपके पास 3 फोर्सेस हैं P Q R, और वो वेक्टरली ऐसे ऐड हो रही हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। ध्यान से देखना, अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर है, जो कि है, लेकिन इसका आंसर P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर नहीं आने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब इसके अंदर मैं P प्लस क्यू इक्वल टू आर कर सकता हूं, तो ये आंसर नहीं आने वाला। आप जरा ध्यान से देखिए हमारे पहले वाले कंसेप्ट में और हमारे दूसरे वाले कंसेप्ट में क्या अंतर है। यहाँ पर भी वेक्टर ऐड ही हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ हेड टू टेल का जॉइन बन रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे पहले क्या हुआ था, बी वाला ए के साथ ऐड हुआ, देख रहे हो, क्योंकि बी का हेड ए के टेल के साथ जुड़ रहा था। क्या था? बी का हेड ए के टेल के साथ जुड़ रहा था, लेकिन सी का हेड और ए का हेड एक साथ जुड़ रहा है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो रहे, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या हो रहा है, पी का हेड क्यू के टेल के साथ जुड़ रहा है, तो ये आपके पी का हेड है और ये क्यू का टेल है, ये साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू, है ना। और फिर सिमिलरली क्यू का हेड आर के टेल के साथ जुड़ रहा है, तो क्यू को आर के साथ ऐड कर सकते हो। अब आर हमारा पी के साथ भी जुड़ रहा है, तो आर को हम पी के साथ ऐड कर सकते हैं, जो हमने लिख ही दिया। भाई अगर पी क्यू के साथ ऐड हो रहा है, क्यू आर के साथ ऐड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आर भी तो पी के साथ ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इन तीनों का नेट सम आएगा वो 0 के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? इनका कोई रिजल्टेंट नहीं निकलने वाला। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, जहां पर ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये तीनों एक दूसरे को नलीफाई कर रही हैं, और सिस्टम हमारा किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर तुम इन तीनों का रिजल्टेंट देखो, ये तीनों ऐड होकर एक रिजल्टेंट बना रही हैं, ये छोटा सा ये गैप देख रहे हो, अब ये गैप है ही नहीं एक्चुअली, इस गैप की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसलिए इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये तीनों ऐड होकर हमारे को क्या आंसर देंगे? 0 देंगे। तो अगर जिस भी पार्टिकल पर ये एक्चुअली एक्ट कर रही हैं, वो जिस स्टेट में होगा उस स्टेट को वो क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्लियर? चलो अब दूसरा हम यहां पर करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यहां से बहुत सारे सवाल हमारे पास आ जाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लो P और Q, और उन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल दे रखा है, लेट अस से द एंगल इज थीटा। क्लियर? तो हम इन दोनों को ऐसे ऐड कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देंगे। हमने Q का प्रोजेक्शन बनाया, Q के जैसा सेम पैरेलल एक वेक्टर बनाया, P का एक सेम पैरेलल वेक्टर बनाया, इन दोनों के पैरेलल वेक्टर बनाकर हमने यहाँ पर छोड़ दिए। तो जो डायगोनल होगी हमारे पैरेललोग्राम की, बेटा वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर लेट अस से ये एंगल हमारे पास डेल्टा है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R है, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, क्या होगा? ये जो वेक्टर P है इसका मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये जो वेक्टर Q है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हमारे को क्या देता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर दे देता है, एज सिंपल एज दैट। तो हम R का फॉर्मूला लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर, जो कि हमारे केस में क्या है? थीटा है, डेल्टा नहीं है। क्या है? थीटा, P और Q के बीच का एंगल। अगर आप डेल्टा निकालना चाहते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द P वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं tan डेल्टा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा, सिंपल एज दैट। ठीक है? अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? ये 10 न्यूटन है, ये हमारे पास 10 न्यूटन है, दोनों के बीच का एंगल हमारे को कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा जाएगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। क्या निकालो? रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आएगी वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर, इसे हम P मान लेते हैं, इसे हम Q मान लेते हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ P इंटू Q इंटू कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन दम विच इज 60 डिग्री। क्लियर? अब cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2 होती है, ये ध्यान रखना है। तो टेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर अंडर रूट
और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा और √3 एज इट इज अंदर रह जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आ गई है विच इज 10√3। अगर किसी को ये एंगल डेल्टा भी निकालना है तो वो निकाल सकता है। 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्यू वेक्टर कौन सा है, हमारे पास क्यू वेक्टर है 10 न्यूटन। तो 10 साइन 60 डिग्री अपॉन में 10 प्लस 10 कॉस 60 डिग्री, सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये हो जाएगा 10 साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, 10 प्लस 10 कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5√3 अपॉन में 15, दैट इज 1 अपॉन में √3 विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से एंगल निकालना आसान हो जाएगा। हमारे को पता है कि भाई tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है, जब एंगल कितना होता है हमारे पास 30 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 10 डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ऐसे लिख लो डेल्टा की वैल्यू एक्चुअली कितनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में √3 विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपल एज दैट। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया हमारे पास। एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और एक छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या सीखेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पीवाईक्यूज अभी करवाऊंगा, अभी सिर्फ बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद पीवाईक्यूज की पूरी छड़ी लगा रखी है मैंने वेक्टर्स के ऊपर, तुम सोच नहीं सकते उतने पीवाईक्यूज है। क्लियर? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो मान लो तुम्हारे पास कोई फोर्स वेक्टर दे रखा है। अब ये हमारे पास एंगल थीटा दे दिया, हमसे कह दिया कि आपको रिजॉल्व करना है इस पर्टिकुलर वेक्टर को अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। ठीक है, रिजोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जहां से हमारा, जिस लाइन से हमारा एंगल चिपका होता है, हमारा एंगल इस लाइन से चिपका हुआ है, ये वाली लाइन से चिपका हुआ है, तो हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे क्या, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि भाई हमारे को ऐसे बना देता है वो 10 न्यूटन की फोर्स बना देता है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो ऐसे दिखा देता है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ये एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो हम इसे दो पार्ट्स में खोलते नहीं खोलते, एक तो हॉरिजॉन्टल पार्ट विच इज u cos 30 डिग्री, और एक वर्टिकल पार्ट u sin 30 डिग्री। ध्यान रखना, अगर मान लो मैं यहाँ पर एंगल इधर से चिपका दूं, ये एंगल थीटा कर दूं, ये फोर्स बना दूं, या ये u बना दूं, कुछ भी वेक्टर बना दूं, तो जहां से एंगल चिपका होता है वो वाला पार्ट कॉस ले जाता है। तो मतलब ये वाला पार्ट इस वक्त कॉस ले जाएगा और ये वाला पार्ट आपका क्या ले जाएगा, साइन ले जाएगा। बस आपको ये चीज देखनी है कि भाई ये वाला जो एंगल है ये किस लाइन से चिपका है, ये वर्टिकल से चिपका है या हॉरिजॉन्टल से चिपका है। जिससे ये चिपका हो वहां पर कॉस बना दो आप, जिससे ये चिपका हो वहां पर क्या बना दो भाई, कॉस बना दो। ये सिंपल एज दैट रहनी चाहिए। जिससे ये एंगल नहीं चिपका हुआ वहां पर हमारा साइन बनकर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ साइन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं चिपका हुआ है, यहाँ पर एंगल मिसिंग है, इस जगह पर एंगल मिसिंग है, आप देख पा रहे हैं। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। एक मैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। किसी भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। और इसके अंतर्गत भी एक चीज हो जाती है कि मान लो मुझे कोई कह दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्टली जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हो जाता है, मतलब नंबर, मतलब उसकी वेक्टर की लेंथ हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लो इसका कोई कहे कि भाई ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, हमें ये देखना है इसके साथ कौन है, कोई भी नहीं है तो 1 है, तो 1 स्क्वायर। जे के साथ कौन है 2, तो 2 स्क्वायर। के साथ कौन है 3, तो 3 स्क्वायर। क्लियर? तो ये अंडर रूट ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 14। सिंपल एज दैट हमारे को ये आंसर निकालना होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बीच बीच में जो याद आता रहेगा करवाता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ बेसिक वेक्टर्स पर ध्यान देता है। हमसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे पहला कॉम्बिनेशन लिया बी प्लस सी इक्वल टू एफ, बी को सी के साथ ऐड करूँ तो एफ मिले। अब यहाँ पर बी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। सी कहाँ जा रहा है, मेरा आगे जा रहा है। तो बी प्लस सी बिल्कुल सही है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, जो रिजल्टेंट बनकर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसकी टेल से शुरू होगा
और इसके हेड पर खत्म होगा, मानते हो? तो डायरेक्शन ऑफ एफ इस तरफ होना चाहिए, बी प्लस सी इक्वल टू एफ अगर होगा तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो हमारे को एफ इस तरफ गिवन है, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं हम, डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, तो कह रहा है डी और ई को ऐड कर दो तो एफ मिल जाएगा, तो ये मेरे पास डी है, डी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये डी ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ई पीछे की तरफ जा रहा है, डी के साथ ई ऐड हो गया, और देन वो एफ देगा, एफ को जन्म देगा। तो एफ का जन्म कैसे होगा भाई, टेल ऑफ डी से एंड हेड ऑफ ई तक, तो इसका एरो हेड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो एफ है हमारा, ये एग्जैक्टली यही वाला एफ है, ये जो एफ निकल कर आया है मेरे पास, ये वाला एफ, तो मुझे लगता है ये यही एफ है जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्चुअली ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो ऐसे करके हमें बस मैच करना है कि कौन से ऑप्शन सही है और कौन से ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पर एक बहुत ही प्यारा सवाल हमारे को दे रखा है, क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर। अब हमने क्या पढ़ा, हमने तो सम ऑफ द टू वेक्टर्स पढ़ा, हमने डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर तो पढ़ा ही नहीं। पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर क्या होता है। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दो वेक्टर को ऐड करा, जिससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, यही हमने करा था जी सर, करा तो यही था। हमने इसे कुछ ऐसे लिखा था, ये हमारा क्यू वेक्टर था, ये हमारा क्या था, पी वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था, और हमारे को रिजल्टेंट मिल गया। इस चीज को हमने कहा कि भाई ये जो चीज होती है एडिशन होती है। एक और चीज है हमारे पास ऑन द कॉन्ट्रारी, जिसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस होना, जिसके अंदर p माइनस क्यू हम लिखते हैं। अब p माइनस क्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, p प्लस माइनस क्यू वेक्टर। कहने का मतलब है जो काम मैं यहाँ ऊपर की तरफ कर रहा हूँ वही काम मैं नीचे की तरफ करूंगा, लेकिन बस चेंज क्या आएगा, ये जो क्यू वेक्टर है ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये क्या हो चुका है, क्यू वेक्टर से माइनस क्यू वेक्टर। माइनस क्यू वेक्टर का मतलब है ये वेक्टर टूट जाएगा और उल्टा रन करेगा। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका पी वेक्टर जा रहा था, ये आपका पी वेक्टर है, मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा। अब क्यू वेक्टर हमारा कहाँ जा रहा था, तो आप कहेंगे सर क्यू वेक्टर तो आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन माइनस क्यू वेक्टर कहाँ जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर इसका अपोजिट जाएगा। तो एडिशन ऑफ पी वेक्टर विद माइनस क्यू वेक्टर, तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा था तो 180 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूले अभी तक हमने रटे हुए हैं, जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने रटा हुआ है, क्या था, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। लेकिन ये एडिशन के केस के लिए था, सब्सट्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, ये जो एंगल है इसे थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, और कुछ नहीं करना। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, for addition of two vector, oh sorry, subtraction of two vector having an angle theta in between them will be equal to 2pq minus cos theta, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस cos थीटा हो जाती है। बस यहाँ पर यही चेंज आएगा, वहां प्लस cos थीटा लिख रहे हो, यहाँ माइनस cos थीटा लिखोगे। तो अभी हमने आपको ये बोला, स्टेटमेंट ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अभी अभी हम जानते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये रिजल्टेंट ही तो हुआ भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट ही तो हुआ। ये जो रिजल्टेंट है, अगर आप एडिशन की टर्म्स में लिख रहे हो, ये जो रिजल्टेंट है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, भाई रिजल्टेंट वेक्टर p प्लस क्यू वेक्टर हुआ, है ना। अगर मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो मॉडुलस लगा दूंगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या लगा दूंगा, मॉडुलस लगा दूंगा। ये बात क्लियर। तो यहां पर भी मैंने यही करा, ये एडिशन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट, ये सब्सट्रैक्शन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट, और दोनों पर मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। अब यहाँ पर p प्लस क्यू के मॉडुलस की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। मैं कहूंगा p माइनस क्यू के मॉडुलस की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। बस इतना सा ही तो अंतर है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सर मैं यहाँ रूट से रूट को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो आंसर क्या बनेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq
cos theta that will be equal to p square q square minus 2pq cos theta, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर भी p स्क्वायर q स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4pq cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब p और q दोनों 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वेक्टर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ cos थीटा 0 के बराबर हो सकता है ना। p और q की वैल्यू तो उसने दे रखी है कि एग्जिस्टिंग वेक्टर है, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन एंगल के बारे में इसने कुछ नहीं बता रखा। तो हमसे पूछा भी तो क्या गया है, एंगल ही पूछा गया है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। चलिए, यूनिट वेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर हम कैसे बनाएं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आ जाता है। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस वेक्टर होता है। क्या होता है ये, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। मान लो कोई भी वेक्टर है जैसे आई कैप जे कैप प्लस 5k कैप, ऐसे करके कोई भी वेक्टर दे दिया, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसी वेक्टर को ऐसे लिख देंगे वी कैप, इसके ऊपर टोपा पहना देंगे आप, और देन कॉपी पेस्ट द फॉलोइंग वेक्टर, पूरे इस वेक्टर को कॉपी पेस्ट करिए और ऊपर की तरफ रख दीजिए, फिर इसको इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। हमें क्या करना है, हमें कॉपी पेस्ट करना है इसी पर्टिकुलर वेक्टर को यहाँ पर, और फिर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आई कैप जे कैप प्लस 5k कैप अपॉन में 25 26 27 अंडर रूट ऑफ 27। दैट इज द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ जनरल वे में। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, मैंने एक नई शीट बिल्कुल यहाँ पर ले ली है। एक और एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि भाई कोई भी वेक्टर है हमारा, उसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सिंपल एज दैट। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप, ये ले लिया मैंने, इससे यूनिट वेक्टर मुझे बनाना है। तो पहले तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 13। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, जिसे हमने क्या नाम दिया, वी कैप का नाम दिया। ये चीज क्लियर है। चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं ये बता दूं, अगर कोई तुमसे पूछे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा यूनिट ही होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दिस। हमसे पूछा जा रहा है कि देयर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 0.5 i कैप, 0.8 j कैप एंड c k कैप, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर c की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। मुझे c की अननोन वैल्यू है, ये यूनिट वेक्टर है, मुझे पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है। क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरे पास ये आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ, माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर एंड माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.64 माइनस 0.25, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 0.89 अंडर रूट ऑफ 0.11। तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने सिंपल एज दैट तरीके से ये करवा दिया। नेक्स्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली हमसे पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मुलेशन से हम शुरू करते हैं। मान लो तुमसे कोई कह रहा है कि मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर तुम दो वेक्टर को डॉट कर रहे हो तो याद रखना उनका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos theta, simple as that, where theta is the angle in between the two vectors।
डॉट प्रोडक्ट हमारे कई सारे कामों में आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे अननोन वैल्यू निकालना, जैसे अभी हमने सी की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी हम अननोन वेक्टर की, किसी ना किसी वेक्टर की ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल निकालने के लिए हमारे पास काम में आ जाता है, एंड वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज निकालने के काम में आता है। तो अब जैसे मान लो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक बेसिक ध्यान रखना, अगर आप आई डॉट आई कर रहे हो तो वो 1 होगा, जे डॉट जे कर रहे हो तो वो 1 होगा, के डॉट के कर रहे हो तो वो 1 होगा। लेकिन अगर आप आई डॉट के कर दो या आई डॉट जे कर दो, मिसमैच कर दो, तो वो हमेशा आंसर आपको 0 निकाल कर देगा। मिसमैचिंग में आंसर 0, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 निकल कर आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे को 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे को 5 दे रखा है। पहला, एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर इज 60 डिग्री, तो हमसे पूछा गया कि ए डॉट बी निकालो, है ना। और दूसरा, एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 90 डिग्री, तब पूछा गया हमसे ए डॉट बी निकालो। सॉरी फॉर दैट, एक बार मैं ये स्लाइड चेंज कर दूं। हाँ चलो अब करते हैं। ए डॉट क्या निकालो, बी निकालो। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, जैसे मान लो पहले केस की हम बात कर रहे हैं भाई, जिसके अंदर हमारे को एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 5, कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो 15/2 का आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरा केस है, उसमें एंगल कितना दे रखा है 90। मुझे पता है कॉस 90 डिग्री हमेशा 0 के बराबर होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पर से एक डिडक्शन बता सकते हैं क्या, अगर कोई दो अगर कोई दो इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, that is perpendicular to each other, then their dot product is 0। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा एंगल निकालने के लिए भी आता है यूज में। तो अगर मान लो तुमने लिखा ए डॉट बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे कि कैसा आता है, कि एंगल कैसे हमें निकालना है। क्वेश्चन हम पीवाईक्यू ही लगाएंगे, है ना। और कोई और चीज़ है जो मैं बताना भूल रहा हूँ, हाँ बस एक छोटा सा डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लो अब तुम्हें वेक्टर में क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपको ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया 2 के कैप प्लस 4 आई कैप, ऐसा कुछ दे दिया, और कह रहे हैं इन दोनों को डॉट करो, ए डॉट बी करो, और फिर बताओ कि आंसर क्या निकल कर आ रहा होगा। तो भाई इसके अंदर आपको सिंपल सा एक केस करना है, आपको बस ऐसे लिख लेना है आई डॉट 2 जे डॉट प्रोडक्ट विद, देखो नीचे वाले में आई का 4 आई कैप है, जे का कुछ दे रखा है नहीं तो 0 रख दो, के का कितना दे रखा है 2 के कैप। अब पहले वाले में भी के का कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा, तो उसके साथ 0 के कैप कर सकते हो तुम, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ। तो यहाँ पर आई जे के है, यहाँ पर भी आई जे के है, तो आपको इस आई वाले को, ये सॉरी ये जो आई वाला है, इस आई वाले को इस आई वाले के साथ, इस जे वाले को इस जे वाले के साथ, और इस के वाले को इस के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, सिंपल एज दैट। तो 4 × 1 4 आ जाएगा। आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये वेक्टर आंसर नहीं देगा, ये हमेशा स्केलर आंसर देगा। आई डॉट आई 1 होता है तो वो उसका आंसर 1 आ गया। फिर आपको बस इसके साथ एसोसिएटेड जो है, जैसे 1 है इसके साथ एसोसिएटेड, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, 2 × 0 0, 0 × 2 0। क्लियर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ी और शांति मिले। अल्फा आई कैप बीटा जे कैप एंड गामा के कैप व्हेन डॉट प्रोडक्ट विद, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, मान लो ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप के साथ। तो फिर से मैं बताऊं, अल्फा वाला ए के साथ जाएगा, बीटा वाला बी के साथ जाएगा, एंड गामा वाला सी के साथ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या बनकर आ जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस
गामा सी, ये हमारा ओवरऑल ए डॉट बी का आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे कहा गया फाइंड द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। वी नो दैट cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अब यहाँ पर पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए। कैसे? सबसे पहले आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, है ना, और के वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ए डॉट बी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड +5 -5 -25 अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। जैसे पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 3 तिया 9, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 25, 25 प्लस 625 दैट इज 650, है ना, अंडर रूट का। तो पहले का आंसर 650 आ रहा है, दूसरे का आंसर भी यही सेम आने वाला है क्योंकि फिगर्स सेम है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालना तो आई होप फिर से सब जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ आते आते भूल गए, झाड़ू लग गई। भाई सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट को लो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो और अंडर रूट के अंदर लगा दो। क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी आया 650, लेकिन अब ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से? 0, क्योंकि 9 6 15 और एक हो गया 25। तो 9 16 25, 25 में जब 25 गए तो आंसर कितना आएगा? 0। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। 0 नहीं आएगा इसमें आंसर, काफी बच्चे 0 लगा देते हैं। भाई कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। किसकी वैल्यू 0 है? कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। लेकिन कॉस थीटा 0 कब होता है? जब आपके पास जो एंगल थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देयर इज अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप अल्फा k कैप, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। जब भी तुमसे कहे कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इन द बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि मुझे ऑर्थोगोनैलिटी दे रखी है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट यहाँ यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस ऊपर वाले वेक्टर को इस नीचे वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में ले आऊंगा। तो डॉट प्रोडक्ट में लिखूंगा 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट 4j कैप। अब देखो इसने पहले 4j कैप लिख रखा है, तो तुम पहले आई कैप ही लिखना। आई कैप कौन सा है? -4i कैप। तो -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। क्लियर? तो आई वाला आई के साथ करा मैंने, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -8। मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इंटू 4 -8, 3 चौक 12, 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये निकला हमारे पास -4/8 दैट इज -1/2। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/2। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जानकर चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे को एक रिजल्टेंट वेक्टर ही देखने को मिलता है। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे भी हम नॉर्मली वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आता है। तो इसका फार्मूला होता है a मॉडुलस b मॉडुलस sin theta into n cap where n is the vector which is perpendicular to both a and b। क्लियर? अब याद रखना यहाँ पर, जैसे हमने आई जे के वहां पर करा था, आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू, ऐसे हमने करा था ना वहां पर। तो यहाँ पर क्या रूल फॉलो होता है उसे आप समझ लीजिए, या एक काम करते हैं, रूल को मैं बाद में लिखवाऊंगा। ये जो रूल है जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो बाद में आराम से लिखवा दूंगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज एंगल निकालने के लिए मत करना, मत ही करना, निकलेगा ही नहीं, निकालोगे कहाँ से तुम? ठीक है, लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, पहली बात तो यही है। लॉजिक ही दिमाग में नहीं आएगा कि मैं इसको यूज करूं या किसका। हमेशा यूज द डॉट प्रोडक्ट फॉर फाइंडिंग द एंगल, है ना। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो हमसे कहेगा एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखा है 3 यूनिट, और एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखा है 5 यूनिट। उन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड ए क्रॉस बी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा।
तो वो क्या हो जाएगा, a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज 1/2 इनटू द कॉन्टैक्ट नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई, a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमारे को दे रखी है और n कैप की वैल्यू हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b की वैल्यू, सिंपल एज दैट। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे कि यही वाला हम सवाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सर्कुलर मोशन का सवाल है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये एक वैलिड रिलेशन हो जाता है ना। अब इसी के ऊपर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा कर देखेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें डिस्कस करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम निकाले कैसे, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो राइट हैंड रूल हो जाता है जो हम यूज कर सकते हैं, और एक नॉर्मल मेथड होता है। तो पहले तो ये समझ लो, जैसे आई जे के हो गया, हम नॉर्मल मेथड से समझते हैं। अगर तुमने आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करा, आई क्रॉस जे करा, तो हमेशा के आंसर मिलेगा। एक सेकेंड, आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा। क्लॉकवाइज चलते जाना है तुम्हारे को, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, सिंपल एज दैट। क्लॉकवाइज गए तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां पर तुमने एंटी क्लॉक शुरू करा, तुमने आई को के साथ क्रॉस करा, तो आंसर माइनस जे आएगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। के को के को जे के साथ करा तो माइनस आई मिलेगा। सिमिलरली जे को आई के साथ करा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के, सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इसी से सिखाऊंगा राइट हैंड रूल, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिज्म वगैरह में, मैं वहां पर सिखा दूंगा। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से करना सीखते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तुम इसी में ही तंग होते रहते हो। भाई यही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, जहां पर कहता है कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और वेलोसिटी की वैल्यू v आगे की तरफ है। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज q पर, ये फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये किसका एक्सप्रेशन है, लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन है। आता है, आना चाहिए इस वक्त तक, अगर नहीं आता तो, और नहीं भी आता तो समझ लो, यहीं पर समझ लो। ये लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन है। हमारे को एक एक्सिस सिस्टम दे दिया गया, उसने कहा भाई ऊपर जाओगे तो y डायरेक्शन है प्लस जे कैप, आगे जाओगे तो प्लस आई कैप डायरेक्शन है, और अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर निकलोगे तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर क्या है आपके पास, प्लस के कैप डायरेक्शन है, और इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर माइनस के कैप डायरेक्शन है। डायरेक्शन उसने स्पेसिफाई कर दिया। वो पूछ रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस तरफ लगेगी। अब आपको पता है फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा, उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना। भाई v क्रॉस बी से जो आंसर आएगा, v क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स का डायरेक्शन होगा। v किस डायरेक्शन में है, v आई कैप डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, मैंने डिफाइन कर रखा है, वो माइनस के है। तो i माइनस के, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई अब इस केस के अंदर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये i माइनस के निकालू तो निकालू कैसे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा सुनो मेरी बात, माइनस को बाहर ले लो, तो ये -1 बाहर आ गया। अब करो आई क्रॉस के, क्या करो, आई क्रॉस के। अब अगर तुम देखोगे तो मैंने यहाँ लिख रखा है आई क्रॉस के का आंसर कितना आ रहा है, माइनस जे आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस जे। तो -1 हमारा भार हमने लिया हुआ है कॉमन, तो आई क्रॉस के का आंसर आया माइनस जे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो प्लस जे आंसर आया। इसका मतलब है हमारे पास हमारे पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। मैं फिर से यहाँ पर इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है आपको, यहाँ पर देखना है इवेल्युएशन ऑफ v क्रॉस बी। v का डायरेक्शन किस तरफ है, आगे की तरफ है, और आगे हमने क्या ले रखा है, आई कैप ले रखा है। b का डायरेक्शन ये रहा b, b का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को मैं माइनस के से दिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, v क्रॉस b बताएगा। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b बताएगा। तो v का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, b का डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप। हम माइनस को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आई क्रॉस के आ जाएगा हमारे पास। आई क्रॉस के का आंसर मैंने वहां पर लिख रखा है, कितना होता है, माइनस जे। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस जे आ जाएगा।
तो इसका मतलब है प्लस जे मतलब ऊपर, तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। क्लियर ना, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम इसके ऊपर ये छोटा सा सवाल कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं अपना पेन रखकर भूल गया हूँ, इसलिए इधर उधर देख रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, यही पेन ले लेते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इस केस के अंदर हमारे को जो फॉर्मूला यूज करना है वो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला यूज करना है, वी ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर से हमारे को कई सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है, दैट्स इट। ये दो चीजें एक ही उससे प्रूफ हो जाएंगी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ एंड देन अपना आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड देना। ओमेगा, पहले ओमेगा को देख लो, ये रहा ओमेगा आपका। फिर आर को देख लो, ये रहा आर। तो पहले ओमेगा आना चाहिए फिर आर। आप एक मैट्रिक्स यहाँ बनाओगे, मैट्रिक्स नहीं वैसे ये डिटर्मिनेंट होता है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई जे के। अब पहले ओमेगा में क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, ये आया। तो आई वाले के नीचे 3 लिखोगे, जे वाले के नीचे -4 लिखोगे, के वाले के नीचे 1 लिखोगे, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1। अगर वो भी ना दे रखा हो, मान लो यहाँ दे रखा होगा 3i कैप माइनस 4j कैप, के कैप ना दे रखा हो तो 0 लिख देना। अब हमारे पास दूसरा क्या है, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो ये लिख दूंगा 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आई कैप का आंसर निकालना है। आई कैप का आंसर मैं कैसे निकालूंगा, इसे और इसे मैं भूल जाऊंगा, रो और कॉलम को मैं भूल जाऊंगा। अब -4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 माइनस का। और ये डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे से माइनस होते हैं, ध्यान रखना। कहने का मतलब है दिस क्रॉस दिस विल बी सब्सट्रैक्टेड बाय दिस क्रॉस दिस, ठीक है। तो -1 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -6। तो आई कैप -24 -6, ये सिर्फ आई कैप का आंसर निकला मतलब। अब हमें सबका आंसर निकालना है, सिर्फ आई कैप का आंसर नहीं निकालना, सबका निकालना है। मैं इसे थोड़ा सा खिसका देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और इसको भी खिसका कर इस तरफ रख देता हूँ, इसकी जरूरत है, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। अब मैं निकालूंगा जे का। अब देखो यहाँ पर एक गेम खेलना, यहाँ प्लस लिख देना, यहाँ माइनस लिख देना, यहाँ प्लस। इससे ना तुम बच जाओगे बार बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से। जो कहा जा रहा है करो, ये मत सोचो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। तुम्हें यही करना है, तुम्हें मैट्रिक्स बनाना है, तुम्हें प्लस माइनस प्लस लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे -j कैप। अब फिर से रो और कॉलम को आप क्या है, भूल जाओगे। इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ। 3 छिंग 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 छिंग 18, फिर -1 इंटू 5, फिर क्या आ जाएगा, प्लस के कैप, के साथ प्लस है तो प्लस। फिर इसकी रो कॉलम को भूल जाओ, ये और ये भूल गए। तो 3 छिंग 18 मगर माइनस का 18 एंड -4 इंटू 5 -20। तो ये आंसर आएगा आई कैप। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -18 -j कैप 15 प्लस के कैप, और अंदर आएगा हमारा कितना, प्लस का 2। देखो यहाँ पर कौन सा आंसर ऐसा है, -18, ठीक है। और सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पर 15 लिख दिया, 8 5 13 होता है, ये 13 आएगा, 13 है ना। हाँ, अब देखो कौन सा आंसर यहाँ सही है, हमारे पास -18 -13 एंड +2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब हमारे को एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया, कह रहा है a क्रॉस b इज √3a.b। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों को एक साथ हमने रखकर आंसर निकाला है कि क्रॉस और डॉट का दोनों का आंसर क्या हो सकता है अगर दोनों को एक क्वेश्चन में रखा जाए। तो हमसे एंगल इन बिटवीन दम पूछा गया। a क्रॉस b का वैल्यू क्या होती है, a मॉडुलस b मॉडुलस साइन थीटा n कैप, और इसका टोटल मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस लगा पड़ा है a क्रॉस b पर, दैट विल बी इक्वल टू √3। a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा लिखा। और ये ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं कॉस थीटा को, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं डाला, ब्रैकेट बाहर होगा, ठीक है सर। अब देखो मैंने a क्रॉस b पर मॉडुलस लगा रखा है, ये तो पहले से ही मॉडुलस में ये बाहर आ जाएगा, ये भी मॉडुलस में है, ये भी बाहर आ जाएगा। साइन थीटा खुद भी एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एन कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, मैंने बताया था ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, इक्वल टू √3 a
बी कॉस थीटा, जो कैंसिल आउट हो सके उसे कैंसिल आउट कर देना है आपको। तो आपके पास आंसर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये ओवरऑल आंसर आपको देखने को मिलेगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपको? इसका आंसर लिखा, ये ध्यान रखना है ए क्रॉस बी का मॉडुलस है, वरना ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी आए आपको उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये जो भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है इसमें ये यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है। तो जब आप मॉडुलस लेंगे यहाँ पर तो वो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 बन जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, फिर उसके बाद बेसिकली आपको दोनों को कंपेयर कर देना है, दोनों एक्सप्रेशन को, एक ए डॉट बी के एक्सप्रेशन को और ए क्रॉस बी के एक्सप्रेशन को, और उसमें से ए मॉडुलस बी मॉडुलस दोनों साइड से कैंसिल कर देना है। फिर क्या हो जाएगा, इस साइड का कॉस थीटा इस साइड के साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा नीचे आकर। क्लियर? तो टेन थीटा बन जाएगा और इधर √3 रह जाएगा, एंड वी नो दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट जो हम करने वाले हैं, अगर तुम्हें लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस ए, मैं इसे और भी तरीके से लिख सकता हूँ। देखो हम एक काम करते हैं, एक बेसिक ट्रिपल प्रोडक्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बेसिक सा ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लो मैं लिख लेता हूँ ये वाला ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ले लेता हूँ, ये एक जनरल ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो बी क्रॉस सी डॉट ए। मजेदार बात पता है क्या है, मजेदार बात ये है कि जब कभी भी तुम ब्रैकेट लेते हो ना, ये ब्रैकेट बड़ा मजेदार है। जिसके बीच में ये ब्रैकेट होता है, जैसे बी और सी के बीच में ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो उनके बीच में क्रॉस आ जाता है। जिस पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ उसके बीच में डॉट रहता है। जैसे ए पर ब्रैकेट नहीं है ना तो डॉट है, बी और सी पर ब्रैकेट है तो क्रॉस है। अब मान लो तुम ब्रैकेट को शिफ्ट करना चाहते हो, मैं इसी को लूंगा, इस वाले एक्सप्रेशन को, मैं ब्रैकेट को ए और बी के बीच में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो कर दो। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा और सी के साथ डॉट आ जाएगा। अब साथ ही साथ हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसके अंदर मान लो तुम सी और ए के बीच में ब्रैकेट को फिक्स करना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो बी डॉट सी क्रॉस ए, एज सिंपल एज दैट। भाई जिसके बीच में तुम ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट का काम है क्रॉस लगा देना। अगर तुमने यहाँ ए और बी को ब्रैकेट में रखना है तो ए डॉट बी ए क्रॉस बी बन जाएगा और सी के साथ डॉट आ जाएगा। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं, ये एक्सप्रेशन लिखूं ए डॉट बी क्रॉस सी, मैं इसे लिख सकता हूं बी क्रॉस सी डॉट ए। मैं इसे लिख सकता हूं क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसे ही मैं लिख सकता हूं भाई, ये जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है ये तो इसकी वजह से बना, अब इसकी वजह से भी एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बन सकता है बी डॉट सी क्रॉस ए, हाँ या ना, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए, ये दे रखा है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी क्रॉस, या हाँ बी क्रॉस ए डॉट ए, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ऐसे? यस सर आप तो लिख सकते हो। अब इसके अंदर भी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी डॉट ए क्रॉस ए, देख लो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ए और ए के बीच में मैं ये ब्रैकेट ले आया तो बी डॉट ए क्रॉस ए हो गया, और हमें पता है ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे, ये दो वेक्टर ऐसे, ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 0 निकल कर आ जाएगा। सिंपल एज दैट, ये हमारे पास सवाल का आंसर हो गया। चलिए प्रोजेक्टाइल की हम बेसिक थ्योरी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं कोई भी यहाँ डेरिवेशन नहीं करने वाला, टेंशन मत लो, डेरिवेशन नहीं होगी। डॉटेड, यस। चलो ठीक है, अब जैसा भी प्रोजेक्टाइल बना ये मान लो, है ना, ठीक दिख रहा है, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसे ऐसे लेंगे, अब तो सही दिख रहा है। बनाया ना तुम्हारे भाई ने बिल्कुल टिंच चीज, मस्त लग रही होगी तुम्हारे को ड्राइंग इसकी। खैर देखो, हम क्या करते हैं, एक पत्थर को u स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल फेंक देते हैं। अब वैसे तो ये एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो हमारी वरी भी नहीं है।
जो भी हो, हमें क्या, हमें तो एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल देखना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दे दिया जाए तो 90 माइनस कर देना, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो यहाँ हमसे 3 चीजें पूछी जाती है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट रीच पूछी जाती है, रेंज अटेन्ड। तो रेंज क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर आकर गिरा, तो ये हो गई रेंज। भाई ये यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से, बी पॉइंट पर आकर गिर गया, इसे हमने रेंज कहा। हाईएस्ट पॉइंट कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा, तो मैक्सिमम हाइट पूछ ली जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर ये हवा के अंदर रुका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2u//g। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास u/y का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन में g। ये 3 फॉर्मूले तो ट्रिनिटी हैं, दीज आर द गॉडली ट्रिनिटी विच यू हैव टू लर्न, तुम्हें ये रटे होने चाहिए। क्लियर है। एक और चीज जिसके अंदर आ जाती है हमारे पास प्रोजेक्टाइल थ्योरी के अंदर, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इस जो जिस ट्रेजेक्ट्री पर ये डॉटेड ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा है ब्लू ब्लू कलर की, उसकी इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाती है। मतलब इतना पता होना तो हमारे को जरूरी है, बाकी देखते हैं आगे आगे और क्या मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं जो ये पूछ सकता है। ठीक है। हाँ देखो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, तो एक बार मोमेंटम के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ और कुछ और चीजें। तो जब तुम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाओगे, अच्छा ध्यान रखना, ये जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है ना u, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो u साइन थीटा, और एक बढ़ जाती है ये u cos थीटा में। क्लियर। तो ध्यान रखना, x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर u cos थीटा चेंज नहीं होगी, हर एक पॉइंट पर u cos थीटा मैंडेटरी रहेगी रहेगी। ये बात क्लियर है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वरना तो प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, वो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ u cos थीटा एग्जिस्ट करेगी हर एक पॉइंट पर। हर एक पॉइंट पर u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहने वाला है, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर सकती है। तो चलो एक छोटी सी चीज ये भी करते हुए चलते हैं और इसे भी निपटाते हुए चलते हैं, वरना मुझे शायद याद ना रह जाए कि ये भी चीज करवानी है। तुम लोग याद दिलवा दिया करो एक्चुअली बीच में कि सर देखो ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, जो तुम कहते जाओगे वो करवाता जाऊंगा, है ना। ओ मैं भूल गया, मगर ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, मतलब लाइव होती तो अच्छा रहता। तुम्हारी डिमांड हो तो लाइव भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लाइव तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइव क्लास सबसे बेहतर क्लासेस लगती है मेरे को। ठीक है। अब जैसे ये मान लो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है और हमारा एक ही मेन एम है, मेन एम हमारा यहाँ पर क्या है, इस प्रोजेक्टाइल के अंदर किसी भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकालना, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना। ये तो पूछा जा सकता है ना। तो मान लो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जब प्रोजेक्टाइल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने टाइम टी लिया, टाइम टू रीच पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया, टी लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, डायरेक्शन भी बताना है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। हमें पता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो u cos थीटा रहने वाली है, लेकिन जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। क्योंकि y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन विच इज u sin थीटा, प्लस a की जगह हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस g लगाएंगे, इनटू द टाइम t, जितना समय इसने यहाँ तक पहुंचने के लिए लिया। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर इस वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करूँ फॉर द पॉइंट P, मैं लिख सकता हूँ हमारे x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा आई कैप, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी है मेरे पास u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब मुझे मान लो वो ये भी पूछे कि सर आप ये बताओ ये जो एंगल है ये एंगल बीटा है, भाई आपने देखा ये प्रोजेक्शन एंगल कैसे चेंज हुआ, ये थीटा से बीटा हो गया, आप बीटा बताओ कितना होगा। तो वो बीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ का जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। भाई प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे हमने
फेंका है तो इसका प्रोजेक्शन एंगल ऐसे 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 चेंज होता फिर देन ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एंगल चेंज हो रहा है, तो पूछा जाए इस इंस्टेंट पे ये एंगल आप निकालो, ये एंगल कितना होगा। तो आपको बस यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन अपॉन में वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन हमारे पास कितनी है, अभी अभी निकाली, u साइन थीटा माइनस जी टी। और वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन हमारे पास कितनी है, u कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये क्लियर है। तो इतना सा हमें ध्यान देना है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर स्पीड निकालो, है ना, वो आतुर है स्पीड निकालने के लिए, तो ये जो तुमने फाइनल वेलोसिटी निकाली है यहाँ पर, ये वाली फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट पी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है सर। मोमेंटम निकालना हो कहीं का भी तो मोमेंटम बहुत आसान है निकालना। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, है ना, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होता है मोमेंटम। तुम्हें यहाँ का मोमेंटम निकालना है, जो वेलोसिटी वेक्टर तुमने यहाँ पर डिफाइन करा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मोमेंटम का, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, विच इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड वेक्टर, वो यहाँ पर से निकल कर आ जाएगा। सारी चीजें हमारी क्लियर आउट हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m which is projected with a velocity v making an angle of 45 डिग्री with respect to the horizontal। एक प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका, ठीक है सर, यस, है ना। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि इसकी जो स्पीड है जिससे आप फेंक रहे हैं वो है v। द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। पार्टिकल जो है यहाँ पर लैंड करता है, इस ग्राउंड पर लैंड करता है, ये हमारे पास लेवल ग्राउंड है, इसी पर वो वापस लैंड करता है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। देखो, जिस समय ये टकरा रही होगी तो ये उसी एंगल से टकराएगी जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमने इसे फेंका था। ये उसी वेलोसिटी से टकराएगी जिस वेलोसिटी से हमने इसे फेंका था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये v है, तो ये क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर v cos 45 डिग्री, मैं कहूंगा यस बेटा। और ये वाला ग्रीन वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा v sin 45 डिग्री, है ना। तो हमें पता है उसी वेलोसिटी से अगर ये टकराएगा तो इसके दो कंपोनेंट फिर भी बटेंगे, एक नीचे वाला कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा। तो ये v sin 45, ये v cos 45। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, v sin 45 एंड इस तरफ जाने वाला v cos 45। तो अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू लिखूं तो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी, दैट इज v cos 45 आई कैप प्लस v sin 45 जे कैप। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मैंने मोमेंटम यहाँ पर लिख दिया, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर देखो मैंने कैसे डिफाइन करा, ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाला कौन सा है, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन आई कैप, वाई डायरेक्शन जे कैप। क्लियर है। अब यहाँ का भी तो मैं लिख सकता हूँ, इस वाले पॉइंट का m इंटू वी वैक्टर, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। v cos 45 आई कैप अभी भी x डायरेक्शन का चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन y डायरेक्शन का हमारा चेंज हो गया, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस v sin 45। कौन से डायरेक्शन में, j में। अब उसने कहा चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम निकाले तो वो चेंज इन मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा, एम वी कॉस 45 डिग्री आई कैप माइनस वी साइन 45 डिग्री जे कैप। ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम से, जो कितना है, वी कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस वी साइन 45 डिग्री जे कैप। इसे अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आंसर क्या बनकर आएगा, मेरे पास आएगा एम वी कॉस 45 डिग्री आई कैप माइनस एम वी साइन 45 डिग्री जे कैप माइनस एम वी कॉस 45 डिग्री आई कैप माइनस एम वी साइन 45 डिग्री जे कैप। मेरे पास यहाँ पर ये, सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ, ये वाला जो माइनस दिख रहा है आपको, ये वाला माइनस थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये
ये माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस इस ब्रैकेट के अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो प्लस का साइन यहाँ पर है। तो ये वाला जो मेरे पास माइनस लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को इधर रख देता हूँ फिर से, ये वाला माइनस अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या क्या कट सकता है उसे काट दो आप, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये दोनों बच जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आया -2mv sin 45 विच इज 1/√2। तो हमारे पास जे कैप में आंसर आ रहा है ये, लेकिन हमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लगाना पड़ेगा। मॉडुलस लगाओगे तो क्या क्या चीजें रिमूव हो जाएंगी, माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा और जे कैप रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं माइनस का साइन और जे कैप हटा दूं तो एम वी इंटू √2 ये हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि ये √2 को काट देगा। 2/√2 आ रहा है ना, तो 2/√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये 2/√2 आ रहा है इस तरफ, मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए √2 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ mv√2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, आर और एच मैक्स इक्वल है। हमसे कहा गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u², 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, u² sin² थीटा अपॉन में 2g। क्लियर, g से g कैंसिल, यस सर, g से g हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। u² से u² कैंसिल, यस सर। साइन थीटा से, ये वाले साइन थीटा से एक साइन थीटा की पावर कैंसिल, यस सर। तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया, 2 cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 2, रीशफल कर लेंगे, 4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल कर आएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है भाई, ये ओवरऑल आंसर हमारे को देखने को मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर करके आपको दिखा देते हैं और फिर इसको क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अर्थ से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। एक और प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल। वो सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, सेम एंगल पर फेंक रहे हैं, बस हमारी स्पीड चेंज है। भाई वहां पर 5 की थी, यहाँ पर 3 की है, और साथ ही साथ ये सेम ट्रेजेक्टरी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हमें ये बताना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। जो नया प्लेनेट है जिस पर हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना फार्मूला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, बाकी कुछ आपको नहीं करना। x tan थीटा 1 - x अपॉन में r, ये फॉर्मूला लिखकर हम छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन सेम है। तो जो अर्थ पर है y की वैल्यू, वही y की वैल्यू हमारी क्या होगी, उस पर होगी। उस पर मेरा मतलब है वो प्लेनेट पर, हाँ प्लेनेट पर, ठीक है। प्लेनेट पर और अर्थ पर हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। हम इस फॉर्मूले को एज इट इज लिखकर छोड़ देंगे। अर्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x tan थीटा 1 - x अपॉन में रेंज ऑन द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के लिए हुआ, और ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, उस प्लेनेट के इक्वल होगा जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं। तो प्लेनेट के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x tan थीटा 1 - x अपॉन में r ऑफ प्लेनेट। अब देखो सब कुछ सेम है, x भी सेम है, यहाँ पर tan थीटा भी सेम है, उसने बोल रखा है ट्रेजेक्टरी सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या है, सेम है। मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ अब, है ना, तो अब आपको दिख रहा होगा। तो हमारे लिए सब कुछ सेम है यहाँ पर इस वक्त, x भी सेम है, tan थीटा भी सेम है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे सेम है। तो ये दो दोनों कैंसिल हो गए, मैं इन दोनों को उड़ा देता हूँ, हटा ही देता हूँ एक्चुअली, तो मेरे लिए सॉल्व करना ईजी पड़ जाएगा।
अब देखो ब्रैकेट हटा दूं दोनों तरफ से, अब ये -1 ये भी कट जाएगा, ये 1 भी कट जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, रेंज ऑन द अर्थ इज इक्वल टू रेंज ऑन द प्लेनेट। क्लियर, सिंप्लीफाई खुद करना आप, अब सिंप्लीफाई खुद करेंगे सबके सब। बस मेन चीज पर हम पहुंच गए कि दोनों की रेंज सेम होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पर छोड़ी गई वेलोसिटी, अर्थ की ग्रेविटी और अर्थ का एंगल, 2u² प्लैनेट की स्पीड, मतलब प्लैनेट पर छोड़ने वाली जो स्पीड हम ले रहे हैं, और फिर क्या लेंगे, प्लैनेट पे ही छोड़ने वाला जो एंगल है उसे हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो प्लैनेट का एंगल क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लैनेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द प्लैनेट एंड कॉस थीटा प्लैनेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द प्लैनेट, विच इज सेम, एक्चुअली सेम ही है, वो थीटा के बराबर ही है। तो यहाँ पर ये नया नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एंगल्स सेम है, बस ग्रेविटी की वैल्यू पर हमें ध्यान देना है। हमें वहां की जी की वैल्यू निकालनी है, लेट से वहां की जी की वैल्यू जी पी के बराबर है। तो यहाँ पर से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये यू ई की वैल्यू लिखनी है। यू ई की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, यू ऑन अर्थ इज 5, तो 5², जी की वैल्यू कितनी हो जाती है 10, और प्लेनेट के 3² है, और जी ऑफ प्लेनेट हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जी ऑफ प्लेनेट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3² इंटू 10 अपॉन में 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18/5 कितना आएगा हमारे पास आंसर, 18/5। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 तिया 15, और कितना आ जाएगा हमारे पास 3, दैट इज 3.5 के आसपास आंसर हमारा निकल कर आएगा, ठीक है, 3.5। अब देखो जो आंसर यहाँ गिवन है मैं उसी के हिसाब से आंसर यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 3.5। करना कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेम कर देना है। यहाँ पर x tan थीटा दोनों का सेम रहेगा, x भी सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा, इसलिए सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ तक का, सिर्फ रेंज बच जाएगी। तो हमारी जो रेंज है दोनों केसेस के लिए वो सेम होने वाली है, रेंज ऑन द प्लैनेट एंड रेंज ऑन द अर्थ, ये दोनों सेम होगी। रेंज का फॉर्मूला लिखो, फिर से एंगल एंगल को काट दो, वेलोसिटियों की वैल्यू आपको दे रखी है, वही एक जगह 5 दे रखी है और एक जगह आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। बस उन वैल्यूज को यहाँ पर लगा देना है। प्लेनेट की ग्रेविटी जी के बराबर मान लो, जी पी मान लो, एंड सब्सटीट्यूट एंड गेट द आंसर। एक बार अच्छे से देख लो, मतलब बिल्कुल ऐसे फड़फड़ाना मत कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 2 बार वीडियो चलाओ, वापस देखो, लेकिन देखना जरूर है, करना जरूर है। आएगा ये क्वेश्चन, देख लो कितना पुराना क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमें आंसर कैसे निकालने होते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों से पूछी जाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल क्या होता है हमारे पास, 90 माइनस थीटा होता है, तो हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर 45 प्लस थीटा और एक 45 माइनस थीटा आ जाए तो ये जोड़ी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जोड़ी होती है। तो जो अभी तक आपने फॉर्मूले निकाले थे, जैसे आपने रेंज का फॉर्मूला निकाला u² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, आपने टाइम का फॉर्मूला निकाला क्या, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, और आपने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला क्या, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ये सारे फॉर्मूले आपने निकाले बेसिकली। अब मेन चीज ये हो जाती है कि हमसे पूछा जाता है, ये तो नॉर्मल केस है आपका सर, कौन सा केस है, नॉर्मल केस, इसमें आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर दूं, मैं थीटा से क्या लिख दूं, 90 माइनस थीटा लिख दूं, तो तब ये तीनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इन तीनों को क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहली क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर, वो सॉरी u² साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। बस आपको करना क्या है, जो भी आपके पास क्वांटिटी हो उसके एंगल थीटा की जगह 90 माइनस थीटा को प्लेस कर देना है। जैसे यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा प्लेस कर देना। तो इसका आंसर मैं पहले लिख कर दे देता हूँ, रेंज का आंसर आ जाएगा आपका u² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। कहने का मतलब है रेंज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें तो वो हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन में जी। मैक्सिमम हाइट हो जाएगी u², यहाँ 2 लगाना भूल गया मैं, u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या चेंज हो जाएगा, हमारी हाइट चेंज हो जाएगी, रेंज हमारी सेम रहेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ रेंज रिमेन द सेम, अदरवाइज दो इनके जो
फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो साइन था वो क्या बन जाएगा, आपका कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर एज फॉलो 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इन द रेशो ऑफ रेंज 1 रेशो रेंज 2 की वैल्यू पूछी गई है। तो रेंज हमारी चेंज नहीं होती है, वो हमारी सेम रहती है। तो कितनी रहेगी वो हमारे पास, रेंज 1 रेशो रेंज 2 विल बी इक्वल टू 1:1। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, यही होता है। अब एक बार यहाँ पर 45 डिग्री माइनस थीटा लगा दो, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, और इसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये रेंज 1 आ गई। अब रेंज 2 भी आपको ऐसी निकालनी है। रेंज 2 अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर 45 प्लस थीटा रख देना। क्या रख दोगे, 45 प्लस थीटा। तो मैं यहीं पर साथ साथ में निकाल कर दिखा देता हूँ, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 9 वो सॉरी 45 प्लस थीटा, ठीक है, अपॉन में जी, यही रहेगा। अब इसे थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। अगर आप देख रहे हो तो दूसरे केस के अंदर भी सेम वही रेंज निकल कर आ रही है जो पहले केस के अंदर निकल कर आ रही है। तो रेंज कभी चेंज नहीं होती, 1:1 हमारा आंसर रहेगा। एक्सप्रेशन ऑफ हाइट व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, हाइट का एक्सप्रेशन हमसे पूछा जा रहा है जब रेंज मैक्सिमम होती है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन में 4। पहली बात तो ये समझो, रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री के एंगल पर होती है, एज सिंपल एज दैट। एक्सप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट इज गिवन टू यू। अगर इनमें से कुछ भी आपको गिवन होगा तो हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसे मैं निकलवा देता हूं। तो उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू पूछी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ लिखवाऊं, जगह है, यहाँ ही लिखवा देता हूँ। तो सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन में 2r। अगर आपको टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू 4h अपॉन में r, अगर आपको हाइट और रेंज गिवन है। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो आप ऐसे करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो बस टेन इनवर्स हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन में 2r एंड टेन इनवर्स ऑफ 4h अपॉन में r। ठीक है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ये कैसे हम निकालेंगे, जगह है हमारे पास, नहीं, सीधा क्वेश्चन है अगली बार। चलो यही बता देता हूँ। मान लो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। उसने कहा सबसे हाईएस्ट पॉइंट को चूज करो, ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, कहने का मतलब है यहाँ पर ना एक आर्बिट्री सर्कल बनेगा इस हाईएस्ट पॉइंट पर। इस हाईएस्ट पॉइंट का जो कर्व होगा, ये छोटा सा कर्व आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूँ तो ये एक सर्कल का पार्ट होगा। हमें बस ये बताना है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, सिंपल एज दैट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम निकाले तो निकाले कैसे। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है इन द सर्कुलर मोशन, उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपको लिखना है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपको इस हाईएस्ट पॉइंट पर देखना है स्पीड कितनी है, तो वो किसके बराबर है, यू कॉस थीटा के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, यस सर होगी। तो इस v की जगह आपको लिख देना है यू कॉस थीटा, इसका लगा देना है आपको स्क्वायर। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है।
वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो जो भी इस सर्कल का सेंटर है उसकी तरफ कौन एक्ट करती हुई नजर आएगी, ग्रेविटी। तो उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली पूछा जाता है। वो आपसे पूछेगा कि एक पर्टिकुलर हाइट को एक प्रोजेक्टाइल 2 बार अचीव कर रहा है, 2 अलग अलग टाइम पर अचीव कर रहा है, एक T1 पर आते हुए और T2 पर जाते हुए। यहाँ से हमारा टाइम शुरू होगा, तो 0 से T1 तक आया तो ये हाइट अचीव हुई। देन आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, यहाँ पर आ गया, ये टाइम T2 हो गया। कहाँ से T2 हुआ, 0 से ही T2 हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है, T2 है। तो भी ये सेम हाइट अचीव कर रहा है h। तो आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। याद रखना, पहले हम कहाँ से कहाँ तक आए, पहले हम t इक्वल टू 0 से यहाँ तक आए, दिस इज द टाइम T1, इसे मैंने टाइम T1 बोला। फिर टाइम T2 का मतलब हो जाएगा मैं यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, दिस इज द टाइम T2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। अगर तुम ये निकालना चाहते हो कि हाइट हमारे पास कितनी है, तो 1/2 g T1 T2, सिंपल एज दैट। अगर तुम ये चाहते हो कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसमें तो निकल कर आने नहीं वाली। मानते नहीं मानते। सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन की। तो उसमें तो ये सेम ही रहेगी, कितनी, यू कॉस थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, यू कॉस थीटा हो गई। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर होगा। चाहो तो तुम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन के अंदर वैसे भी निकाल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज द रेंज अपॉन में द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना हो जाता है, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। देखो अब जब तुम काटोगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक u बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बच जाएगा, जी से जी कैंसिल। कितना आंसर आएगा तुम्हारे पास अभी भी, u कॉस थीटा। ठीक है सर। तो ये भी हमने निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट कंसेप्ट हमारे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट की। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे डायरेक्टली रिवर बोट प्रॉब्लम पर बात करेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर बोट प्रॉब्लम इसके अंदर कंप्लीट करूंगा। रिवर बोट प्रॉब्लम हम इसे अच्छे से सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। सर्कुलर मोशन को एक बार देख लेंगे, छोटा सा है सर्कुलर मोशन, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड देन अपने लेक्चर को करेंगे हम एंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट में हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक, ध्यान रखना, एक बोट्समैन होता है। वो बोट्समैन वीबीआर वेलोसिटी से जाता है। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वीबीआर होता क्या है। वीबीआर इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, या इसे तुम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी लिख सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर वी बी लिख देता हूँ, विच इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। और एक लिख लो वी आर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये तीन चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे। आपको एंगल जो लेना है यहाँ से लेना है। ठीक है, रिवर आगे की तरफ जा रही है, ये रिवर की वेलोसिटी है वी आर। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वी बी आर दो भागों में बढ़ जाता है, वी बी आर साइन थीटा, और एक इस भाग में बढ़ गया वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर। ये जो हमारी रिवर है, मान लेते हैं इसकी विड्थ डब्लू के बराबर है। कितनी है इसकी विड्थ, डब्लू के बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहेंगे, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि भाई देखो, मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है, इस ए से बी तक जाना है, तो मैं कितना टाइम लूंगा। चलो मैं ए से बी पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो भी अगर मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ तो कितना टाइम लूंगा। अगर मैं ए से शुरू करूं किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर, जरूरी नहीं कि मैं बी पर पहुंचना चाहता हूं, तो मैं ए से खिसक कर कितना पहुंच जाऊंगा, क्या मैं बी से आगे पहुंच जाऊंगा, क्या मैं इधर जा पाऊंगा, जाऊंगा तो कितना टाइम लूंगा, कितनी। कहने का मतलब है, अगर मैं बी पॉइंट पर ना पहुंचा, आगे पीछे कहीं भी चला गया, तो उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट। तो मैं कितनी ड्रिफ्ट लूंगा, ये हमसे पूछा जाता है। अगर रिवर बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो क्या मैं पार कर पाऊंगा रिवर को या नहीं कर पाऊंगा विद ऑल द एफर्ट्स, ये भी एक सवाल आ जाता है।
तो ये सारे सवाल है जो हमारे पास हमें ध्यान में देने हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन हमारे को आने वाला नहीं है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, हम एक एक्स डायरेक्शन की और एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखेंगे। पहले तो अगर मान लो मुझे टाइम देखना है कि मैं कितने टाइम में एक बैंक से बैंक नंबर 1 से बैंक नंबर 2 तक पहुंच गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लूंगा विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। अब मैं बैंक 1 से बैंक 2 पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ए से बी पहुंच गया एकदम से, नहीं सर, मैं ए से बी नहीं पहुंचा, मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ, मैं इधर 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 भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं होऊंगा। यहाँ की एक अलग कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब हम एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर रिवर आगे की तरफ है, वी बी आर साइन थीटा हमारा क्या है, पीछे की तरफ है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूँ कि एक्स डायरेक्शन की ड्रिफ्ट, क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट। अब ध्यान से देखना, पहले मैं ड्रिफ्ट का एक डायग्राम बना देता हूं। मैं ऐसे चला, मैं इस पाथ पर चल रहा हूं, डॉटेड पाथ पर, और मैं यहां पहुंच गया मान लो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस, तो ये जो मैंने लेंथ यहां पर कवर करी, ये एक्स लेंथ कवर करी, इस एक्स लेंथ को मैं कहता हूँ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब कितना होता है, खिसक जाना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है अपन लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का मतलब होता है खिसक जाना। तो मैंने ड्रिफ्ट कितनी कवर करी, तो ये जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम विच इज डब्ल्यू अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा, क्योंकि उसी समय में मैं खिसका हूं, तो मैं उसी समय को यहाँ पर लूंगा। फिर से अगेन, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तुम कहोगे सर वी बी आर साइन थीटा माइनस वी आर कर सकता था, कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हम यहाँ से शुरू हुए हैं, खिसक कर यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी डोमिनेट कर रही थी, ये बड़ी थी, ये छोटी थी। जो वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी उसी के डायरेक्शन में आप खिसकोगे। अगर ये वेलोसिटी बड़ी हो जाती है तो आप इस तरफ होंगे, अगर ये वेलोसिटी बड़ी हो जाती है तो आप इस तरफ होंगे। तो इसलिए वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डब्ल्यू अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा, ये डब्ल्यू अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा यही टाइम है, क्योंकि आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, इट इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी इनटू योर टाइम। टाइम आप उतना ही लोगे जितना आप वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने के लिए ले रहे हो। क्लियर। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ गए। अब इन्हीं एक्सप्रेशन के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाता है, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर विच इज डब्ल्यू अपॉन में वी बी आर। यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट इज आप डायरेक्टली ए से बी जाने की कोशिश कर रहे हो, ए से बी जाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका डायरेक्शन है। डायरेक्टली आप ए से बी जाने की कोशिश कर रहे हो इस केस के अंदर, क्योंकि देखो मिनिमम, मिनिमम टाइम कब होगा, मिनिमम टाइम तब होगा जब आपके कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो आपका जो वी बी आर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ए से बी जाने वाले डायरेक्शन में। लेकिन क्या आप ए से बी जा पाओगे, आंसर है नहीं, नहीं सर। अब तुम कहोगे यार ये क्या बात हो रही है, अभी तक तो सर ये बोल रहे थे वी बी आर के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अब सर कह रहे हैं नहीं, समझ नहीं आ रहा। देखो यही एक सटल पॉइंट है जो एक्चुअली तुम मिस कर देते हो जब भी, चाहे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी सर या मैडम पढ़ा रही हो, या फिर तुम बुक को फॉलो कर रहे हो और कोई भी बुक पढ़ रहे हो। हम कभी भी वीबीआर के डायरेक्शन में नहीं जाते। वीबीआर का डायरेक्शन हमारा स्टीयरिंग डायरेक्शन होता है। स्टीयरिंग का मतलब है जो स्टीयरिंग लेकर मैं इधर उधर अपनी बोट को कर रहा हूँ। मेरा जो डायरेक्शन होगा वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो एक्चुअली अगर इस केस में देखा जाए, हमारे इस वाले केस में वीबीआर भले ही ए से बी के डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, अगर मैं उसे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, हमें पता है वी आर क्या है, वी बी माइनस वी आर, यही फार्मूला है मेरे पास। तो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। क्लियर। अब ये ध्यान से समझना, यही तो है वी बी आर का मतलब, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी बी माइनस वी आर। इतना तो पता ही होगा आई एक्सपेक्ट, क्योंकि अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, है ना। जब कोर्स पढ़ाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, घंटा घंटा भर सिर्फ इसी के ऊपर रुका रहूंगा। लेकिन अभी के लिए तो हमें जानना होगा कि इतना हमारे को पता है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, इस जो वी आर था मैं इसे इस तरफ ले आया वी बी आर के पास। तो अब अगर तुम देखो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बन गया, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर और ये मेरा सी वेक्टर। मुझे पता है आर इधर तरफ जा रहा है, ये वी आर है। तो अगर मैं वी बी आर को वी आर के साथ ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा वी ऑफ बोट, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो एक्चुअल डायरेक्शन मेरा जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा।
ये चीज क्लियर है, वीबी के डायरेक्शन में होगा, सिंपल एज दैट, हमें जो ध्यान रखना है ये चीज क्लियर है। तो हमने यहाँ पर टाइम टू क्रॉस द रिवर हमारे लिए हुआ W अपॉन में VBR, और VB के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो फॉर ऑब्वियस रीजन आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैं ड्रिफ्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस केस में हम ड्रिफ्ट भी कलेक्ट करेंगे, और वो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा V ऑफ रिवर W अपॉन में VBR, ठीक है, फॉर द मिनिमम केस, ये यहां लिख देता हूं, फॉर द मिनिमम टाइम केस। आप देख रहे हो ना, मैं इसके डायरेक्शन में जाऊंगा, ये VB के डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर इस VB के डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँगा तो फॉर ऑब्वियस रीजन मैं B पर कभी नहीं जा पाऊंगा, मैं B से थोड़ा आगे कहीं ना कहीं आऊंगा। तो आगे कहीं आऊंगा तो हमने इस लेंथ को क्या लिया हुआ है, हमने इस लेंथ को ड्रिफ्ट लिया हुआ है। B से कभी भी आगे आओगे तो उसको हम ड्रिफ्ट खिसकना कहते हैं। जाना मुझे यहाँ है तो यहाँ पर आ गया, मैं इस जगह पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी, मैं यहाँ से यहाँ तक खिसक गया हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये ड्रिफ्ट मैंने यहाँ पर क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ये तब आएगा जब मुझे कम से कम समय में एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचना है। सवाल या निशान दूसरा आ जाता है कि भाई चलो ठीक है सर, हो गया सारी बातें कम से कम समय में, मैं ए से बी ही जाना चाहता हूँ, मेरा मकसद है सर ए से बी जाना, ए से बी जाना। अगर तुम ए से बी जाना चाहते हो तो याद रखना तुम्हारी बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन ए से बी होना चाहिए। उस केस के लिए तुम्हारे को अपने VBR को इस तरफ सिचुएट करना पड़ेगा एट एन एंगल थीटा। अब यहां पर अगर तुम कह रहे हो कि भाई मेरे पास जो है ड्रिफ्ट मेरा मिनिमम हो जाए, मतलब मैं शॉर्टेस्ट पाथ में जाऊं, शॉर्टेस्ट पाथ में जाऊं, देखो ड्रिफ्ट मिनिमम का मतलब है सबसे छोटी ड्रिफ्ट विच इज जीरो, ऑलवेज ऑलवेज याद रखना। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है मैं बस ए से बी जाऊं और कोई पाथ फॉलो ही ना करूं। तो याद रखना तुम्हें ए से बी जाना है तो तुम्हारे VBR को इस एंगल पर होना चाहिए। VR की वैल्यू आपकी आगे की तरफ ही है, अभी भी ये VR की वैल्यू है। तो VBR अगर मैं लिखूं VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR, तो VB की वैल्यू हो जाएगी VBR प्लस VR। क्लियर? मतलब अगर मैं VBR के साथ VR को ऐड कर दूंगा, ये मैंने कर दिया VR को ऐड, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, VB आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, तुम कहोगे सर VR माइनस VBR साइन थीटा W अपॉन में VBR कॉस थीटा, यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, यही था मेरे पास फॉर्मूला। तो अब इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए तो ये जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू द टाइम टी, ये टाइम टी है ना, W अपॉन में VBR कॉस थीटा, ये जीरो के बराबर, ये टाइम जीरो के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई VR माइनस VBR साइन थीटा, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ VBR साइन थीटा इज इक्वल टू VR, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR अपॉन में VBR। तो इसका मतलब है अगर मेरा एंगल इसके बराबर है, ये जो एंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं बिना ड्रिफ्ट हुए ए से बी जा सकता हूँ। मैंडेटरी कंडीशन ये है ना, ये मेरे पास क्या है, मैंडेटरी कंडीशन है। अब सवाल ये आ जाता है कि चलो हमने ये निकाल लिया, हमने ये कर लिया, ठीक है जो भी है, लेकिन सर अगर मान लो VR की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, भाई जरूरी थोड़ी ना हमेशा VBR जीतेगा, नहीं जीतना चाहिए VBR। मान लो VR पानी का भाव इतना तेज हो गया, हम देखते हैं कि जून जुलाई के महीने में जब बाढ़ बाढ़ आती है तो कुछ लोग होते हैं पूरी फिजिक्स लगाकर जा रहे होते हैं अच्छे से, उनके पास कार वार होती है, पूरी कार पर रेस देकर, बाइक पर रेस देकर, चप्पलों से, रबड़ वाली चप्पलों से वो नदी पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सारी फिजिक्स लगा लेते हैं अपनी, पूरा उन्होंने रजनीगंधा हाथों में ले रखा होता है, मुंह में डालते हैं। अब तो रजनीगंधा मुंह में डालने के बाद दुनिया कदमों में आ जाती है उनके। वो कहते हैं यार अब मैं बिल्कुल तगड़ी तरीके से मैंने अपना प्री वर्कआउट ले लिया, अब मैं निकाल दूंगा भाई। तो सर ऐसा क्या होता है कि वो तब भी बहकर चले जाते हैं, मतलब आपकी फिजिक्स तो धरी की धरी रह गई, मतलब वहां पर रिवर की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब रिवर की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो आप कभी पार नहीं कर पाओगे रिवर को, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो साइन थीटा मैंने लिखा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन में VBR, अगर रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी भी VBR से ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस के अंदर ड्रिफ्ट जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, वो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन उसे मिनिमाइज करा जा सकता है। लेकिन
उसको मिनिमाइज करा जा सकता है। हम उसे मिनिमम कर सकते हैं, समझ रहे हो? और मिनिमम करने के लिए जो हमारे पास एंगल होना चाहिए वो बस उल्टा कर दूंगा मैं, इसका वी बी आर अपॉन में वी आर लिखकर छोड़ दूंगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक स्पेशलाइज एंगल निकाला है साइन थीटा विच इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन में वी आर। अब तुम मुझसे कहो कि सर बेसिकली बात ये है, आप ये एक्सप्रेशन कैसे लेकर आए, किस बिहाफ पर आपने ये एक्सप्रेशन ऐसे करा? तो पहली बात तो ये है, डेरिवेशन हमें करनी नहीं है, मगर मैं फिर भी एक तुम्हारे को आइडिया दे देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे और इस एक्सप्रेशन को तुम विजुलाइज कैसे कर सकते हो। यहाँ पर तुम ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देख पा रहे हो, ये पूरा फॉर्मूला मैंने क्या करा, इसे डी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, क्वेश्चन रूल लगाया, जिसकी वजह से मैं इस आंसर तक पहुंच पाया हूँ। ये मेन चीज हो जाती है हमारे पास। तो अगर मैं इस एंगल से अपने बोर्ड को लेकर जाऊंगा, इस पर्टिकुलर एंगल से अपने बोर्ड को लेकर जाऊंगा जो मैंने यहाँ पर सेकंड केस के अंदर लिखा है, तो इस केस के अंदर फॉर श्योर मैं दूसरे बैंक पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन ये वो वाला केस है जब तुम्हारे वी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वी बी आर से बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये लीस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूले में आ जाता है। चलो अब हम इसके अंदर एक और चीज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तुमसे कोई पूछे कि भाई आपको कितना टाइम लगा, जब आप मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में बढ़ रहे हो तो आपको कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने के लिए, है ना? तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि भाई मैं जा किस वेलोसिटी से रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वीबी वेलोसिटी से, मैं जा रहा हूँ किससे, वीबी वेलोसिटी से। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट है विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन में टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी, और वो क्या हो जाएगी मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब मान लो तुम्हारे को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर तुम्हारे को क्या क्या गिवन हो, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को वीबीआर गिवन हो जाए। देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर तुम्हारे को वीबीआर की वैल्यू दे दे, वी आर की वैल्यू दे दे, वीबी की वैल्यू ना दे, विड्थ ऑफ द रिवर दे दे, और पूछे तुमसे कि आपको कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू अपॉन में वी बी, दैट इज डब्ल्यू अपॉन में वी बी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो होगा वी बी आर का होल स्क्वायर। ये मान लो मैंने यू लिखा, इसे मान लो मैंने वी लिखा, छोटा छोटा लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने इसे u मान लिया, इसे मैंने v मान लिया, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी w अपॉन में u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? मैं यहाँ पर से ये चीज मिटा देता हूँ, मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर क्या चीज हुई है। आपको क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे देंगे, जैसे ये वैल्यू आपको u दे दी और इस वी आर की वैल्यू आपको क्या दे देगा, v दे देगा, तो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। आपको विड्थ ऑफ द रिवर दे देगा, कहेगा a से b जाने में आप कितना टाइम लोगे, तो इस टाइम को आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने ले ली, और जिस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं, हम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, vb से जा रहे हैं, vbr से नहीं जा रहे, vb से, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है w, वेलोसिटी हमारे पास vb, और इस वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? अगर तुम देख रहे हो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके स्क्वायर में से अगर मैं इसका स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ट्राई आउट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो वीबीआर की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब रिवर इस तरफ जा रही है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका साउथ बैंक है जहां पर वो आदमी खड़ा है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ बैंक, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ बैंक। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, तो उसे शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल पे जाना है ना? तो हमें ये बताना है कि एट विच ही शुड बी मेकिंग हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में वो किस डायरेक्शन में, किस एंगल पर वो स्ट्रोक मारना शुरू करे ताकि वो ए से बी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ में जा सके, दैट इज उसकी ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
तो ड्रिफ्ट जीरो की कंडीशन अभी हमने ध्यान दी थी, कितनी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन में वी बी आर। वी आर की वैल्यू कितनी है 10 और वी बी आर की वैल्यू कितनी है 20, तो आंसर आएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने पूछा नॉर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से बताओ, तो नॉर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से 30 डिग्री निकल कर आ रहा है। और ये 30 डिग्री किस तरफ है, अगर आगे वाला ईस्ट है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो 30 डिग्री वेस्ट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा ये फॉर्मूला, ये रहा ये साइन थीटा का फॉर्मूला। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, जीरो ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना था, वैल्यूज आपको गिवन थी, थीटा की वैल्यू निकाल लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पर्सन स्विम इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली द अपोजिट पॉइंट। अगेन एक और क्वेश्चन सेम जैसा दे रखा है। पर्सन बी से ए जाना चाहता है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है। उसकी जो स्पीड है स्विमिंग की वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है और एंगल है 120 डिग्री। तो हाफ मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी और 120 डिग्री का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन, मतलब जो रिवर का डायरेक्शन है उससे 120 डिग्री, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर इन स्ट्रीम इज। तो हमसे पूछा गया है कि भाई आपको वी आर की वैल्यू निकालनी है, ये वी आर की वैल्यू कितनी है, सिर्फ इतना सा सवाल हमसे पूछा गया। हमने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है ये वी बी आर दे रखा है, तुम कहोगे हाँ। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तुम कहोगे हाँ। तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये एंगल क्या है, थीटा है। अभी अभी फॉर्मूला लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन में वी बी आर। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल देखना होता है हमारे को। ये जो थीटा है ये विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल था और वी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट वैल्यू भी एक्स। वी बी आर की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमारे को, हाफ दे रखी है। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है 1/2। तो ये 2x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। तो रिवर की वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई 1/4 विच इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। अगेन फिर से हमारे पास यही वाला एक्सप्रेशन फिर से यूज हो रहा है, दूसरी बार यूज हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। सेम आपको बस ये फॉर्मूला फॉर्मूला लगाते जाना है, बार बार आप देखोगे यही फॉर्मूले लगते रहेंगे दोनों। एक ये फॉर्मूला लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, एक ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। एक ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, है ना। तो यही सारे फॉर्मूले लगते रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन पर आ जाओ। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। तो वी बी आर की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ द विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को वो कितना समय ले रहा है, 15 मिनट का समय ले रहा है। उसने हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर क्या होगी, रिवर वाटर की वेलोसिटी। मैं फिर से फार्मूले पर आ जाता हूँ, यही हमारा केस चल रहा है। हमारे को क्या क्या दे रखा है इस केस के अंदर, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, मेरे को विड्थ ऑफ द रिवर दे रखी है, टाइम दे रखा है, मेरे पास u और v की वैल्यूज दे रखी हैं, उसमें से या तो u या तो v की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जितना मुझे याद आ रहा है, मुझे इतना पता चल गया कि भाई यही फॉर्मूला लगाना है। डेटा तो मैं भी अभी भूल गया हूँ तुम्हारे सामने, फॉर्मूला मुझे यही लगाना है, फॉर्मूला मुझे यही लगाना है, ये आपको ध्यान में देना है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू विड्थ अपॉन में वी बी आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगाना है। क्या क्या मुझे यहाँ पर गिवन है, मुझे विड्थ की वैल्यू गिवन है 1 किलोमीटर, मुझे वी बी आर की वैल्यू गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। वी आर की वैल्यू का मेरे को पता नहीं, टाइम की वैल्यू किसके बराबर है 15 मिनट के बराबर है। डेटा देख लो अपने आप, अगर यकीन ना हो तो तुम्हारे को, देखो मैंने बोला था ना सिर्फ एक ही डेरिवेशन से सारे सवाल आने हैं। 5 किलोमीटर क्या है वी बी आर, 1 किलोमीटर विड्थ है, टाइम टू क्रॉस इन द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल 15 मिनट है। तो यही टाइम का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास वी आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/4 घंटा, है ना। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा। और ये है 1 किलोमीटर अपॉन में 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 16 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16
विच इज 9 का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 3। क्लियर है? तो ये आंसर मैंने यहाँ लिख कर छोड़ दिया। टाइम की वैल्यू 15 मिनट थी, तो 15 मिनट को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 1/4 ले लिया। क्लियर? टाइम की वैल्यू 1/4 हो गई, विड्थ की वैल्यू 1 किलोमीटर हो गई, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 ले रखा है अपने आंसर को। इज दैट क्लियर? आप कैलकुलेशन देख लीजिए, फॉर्मूला ये रखा आपका, ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मैंने प्लेसमेंट कर रखी है 15 मिनट की प्लेसमेंट, 15 मिनट मतलब 1/4, विड्थ की वैल्यू 1 किलोमीटर, वीबीआर की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, एंड वीआर की वैल्यू को हमें निकालना है, सिंप्लीफाई मैंने ऊपर कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3 निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर सर? लेट अस स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन हमारे को सबसे पहला क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कहेगा कि मान लो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी वी भी दे रखी है, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी वी ए वेक्टर दे रखी है, ये भी वी के बराबर है, ये भी वी के बराबर है। यू हैव टू फाइंड डेल्टा वी। क्या निकालना है आपको? डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी का मतलब है इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी से आपको माइनस करना है, और उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली आपको निकाल कर देना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लिख देना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2v sin थीटा बाय 2, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है और एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है। क्लियर? इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाकर दे देता हूँ, सिंपल सा। वो ये कहेगा कि मान लो ये वाली वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड, ये वाली वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो आपको डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, विच इज 4 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो हमारे पास ऐसे करके डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम नेट एक्सेलरेशन और टेन थीटा के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। सर्कुलर मोशन के अंतर्गत हमारे पास जो भी पार्टिकल होता है उसके ऊपर दो टाइप के एक्सेलरेशन काम कर रहे होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये दोनों का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनकर आता है जिसे हम नेट एक्सेलरेशन कहते हैं। और वो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के होल स्क्वायर के कंपोनेंट्स के बराबर, क्योंकि ये जो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब मान लो हमसे वो पूछ रहा है कि आप टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, मतलब ये वाला जो एंगल थीटा है वो ये एंगल आपसे पूछना चाह रहा है, अगेन वो ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है, ऐसा एंगल जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो हमारा नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसके बीच का एंगल है। तो आप याद रखिएगा, बस आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसे साफ सुथरा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ का एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। ये देखो, आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको इस ट्राइंगल पर ध्यान देना है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, सॉरी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को मैं एक काम करता हूँ, किसी कलर से, अच्छे से कलर से शो कर देता हूँ, इस वाले कलर से, ऑरेंज कलर से। ये एंगल निकालना है, तो इसका y कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका? AC। तो AC, और बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल, तो AT। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई? AC अपॉन AT। अब जैसे तुम ऊपर यहाँ पर आ जाओ, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है तुम्हारा? ये वाला कंपोनेंट, ये तो ये वाला कंपोनेंट है, ये कौन सा है? सेंट्रलाइज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ का अगर टेन थीटा निकालने की कोशिश करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC अपॉन में AT। सिंपल एज दैट, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन होंगे हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, अब एक चीज मैं और बता दूं कि फार्मूला तो मैं बताना ही भूल गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन में r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन में dt, वेयर v इज द स्पीड। v क्या होती है हमारे पास? स्पीड होती है। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट p। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट p। इसका स्क्वायर करो और इसे किससे डिवाइड कर दो? इसे r से डिवाइड कर दो। ये बात क्लियर है?
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर करके उसे r से डिवाइड कर देना है। बस इतना सा इसके अंदर झोल झमाटा होता है जो हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाता हूँ, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द clockwise direction in a circle of radius 2.5 at a given instant of time the speed of the particle will be। तो हमारे को यहाँ पर बेसिकली सब कुछ गिवन है। इसने हमसे कहा कि भाई ये जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का इस डायरेक्शन के अंदर, ये मैं आपको दे रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये बताना है कि इस इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, हमारे को तो नहीं पता वो कितनी होगी। और एंगल दे रखा है यहाँ 30 डिग्री का। मैं बड़ी चालाकी से क्या करूंगा, ये जो एक्सेलरेशन है इसे यहाँ पर ओपन अप कर लूंगा, इसे इस डायरेक्शन में मैं खोल दूंगा, एक तो सेंटर के डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर ओ, एंड एक इस डायरेक्शन में इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो खुलेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 15 cos 30 डिग्री। मानते नहीं मानते? तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/2। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, v²/r। लकीली r की वैल्यू हमारे को 2.5 दे रखी है, तो आप यहाँ क्या करना, 2.5 की वैल्यू लगा देना। क्लियर? तो यहाँ पर से v का फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 का अंडर रूट। ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी क्या होगी, करेक्ट वैल्यू होगी। मैंने आपको सब कुछ करके बता दिया। यहाँ पर ये भी बता दिया कि आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेंजेंशियल का यूज मत करिएगा, उसको यूज ही नहीं कर सकते, एक्चुअली इसका कोई यूज हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए ना, आप उसमें फंस जाएंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला किसका याद है, सेंट्रीपिटल का, v²/r। तो v²/r इज इक्वल टू 15 cos 30 डिग्री। हम इस नेट एक्सेलरेशन को दो भागों में तोड़ सकते हैं, हमने तोड़ दिया। तो सेंट्रल एक्सेलरेशन को हमारे को ध्यान में रखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, इक्वेट करना है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर लगाना है। क्लियर है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार हम सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। भाई जो हमारी स्पीड है, ये स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, ये समय के साथ वेरी नहीं करती, जिसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अभी भी v²/r ही रहता है। इस केस के अंदर नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही डायरेक्शन होता है, क्योंकि टेंजेंशियल हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v²/r होता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो स्पीड है ये इसको फॉलो करती है, v इक्वल टू r ओमेगा, वेयर v इज द स्पीड एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। ओमेगा हमारे पास क्या होती है, एंगुलर स्पीड होती है। r हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। एज सिंपल एज दैट। यही चीज़ें हमसे यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सपेक्टेड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया है, जो कि कहाँ पर आया था, वेक्टर्स में हमसे पूछा गया था। बस अब इसके तुम ये कह सकते हो कि थोड़े बहुत और एप्लीकेशन होते हैं जो हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। तो बच्चों, ऑन द वेरी पॉजिटिव नोट हम इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम पर आकर मेरे से बात कर लेना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर लिखना। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स ज़रूर लिखना, कैसा एक्सपीरियंस रहा अपना लिख कर भेजना। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आप लोगों से वापस मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।